पिछले 4 साल में सर्वाधिक चर्चा का विषय रहा है और हम ये कह सकते हैं कि आंकड़े बताते हैं कि इन मामलों पर सरकार अपनी सफलताएं गिनाने में उतनी कामयाब नहीं दिख रही है। ताजा मामला आया है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। एक महिला जज ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनको ब्लैकमेलिंग का प्रयास किया गया है। और ब्लैकमेलिंग का प्रयास कैसे किया गया है? सोशल मीडिया साइट से उनकी फोटो ली गई और उन्हें एडिट किया गया और एक पार्सल बनाकर कोर्ट रूम में ही पहुंचा दिया गया। उसमें एक चिट्ठी भी थी जिसमें कहा गया कि 20 लाख रुपए आप दीजिए, नहीं तो फिर हम आपके साथ इसको हम सार्वजनिक कर देंगे। यह घटना 7 फरवरी की होती है। इसकी थाने में रिपोर्ट नहीं दी जाती क्योंकि पहचान नहीं हो पाती कौन था क्या था। फिर महिला जज के घर पर 27 फरवरी को बिल्कुल वैसा ही पार्सल, वैसा ही लिफाफा, टाइप किया हुआ एक पत्र और कुछ फोटोग्राफ्स एडिट किए हुए जो आपत्तिजनक थे, उनको पहुंचा दिया जाता है। और उसमें भी वही लिखा था कि 20 लाख रुपए दीजिए वरना आपका जीवन तबाह कर देंगे। 28 फरवरी को संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और उसके बाद हम कहें तो 10 दिन होने को आए, पुलिस खाली हाथ है। पुलिस ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि पीड़ित पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे हैं, यानी पहचान उसमें एक तरीके से बताई गई है कि ये कौन है। अब सवाल ये है, ये तो हो गया एक केस। इस तरीके के अनगिनत केस राजस्थान में हो रहे हैं और 2019 से लेकर 2022 तक के आंकड़े, 2023 का तो आंकड़ा भी आया नहीं है, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि राजस्थान महिला अत्याचार, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, महिलाओं के साथ हिंसा, इस मामले में लगातार ऊंची पायदान पर है, टॉप पायदान पर। और बदले में सरकार अपनी सफाई देती है कि चूंकि हमने यहां एफआईआर अनिवार्य कर दी है इसलिए ये मामले बढ़ रहे हैं। अब यदि इन मामलों को भी एक तरफ रख दें तो होली के दिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बैंक को लूट लिया जाता है। लुटेरे 15 या 16 मिनट बैंक के अंदर रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि वो व्यक्ति कब आएगा जिसके पास तिजोरी की चाबी है। 10 लाख से ज्यादा, लगभग 11.25 लाख रुपए लूट ले जाते हैं। बैंक डकैती भी पहली घटना नहीं है। जवाब यह आता है कि साहब हम चीजों को दुरुस्त करेंगे और प्रतिपक्ष या मीडिया बातों को बढ़ चढ़कर बताता है। तो आज की चर्चा इसी पर है कि 4 साल हो गए, 4 साल नहीं, हम कहें 4.25 साल हो गए और अब लगभग अगले चुनाव का इंतजार है। राजस्थान ऐसा नहीं था जैसा राजस्थान अब दिखाई दे रहा है। गैंगवार राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही 16 राउंड फायरिंग होती है और 16 राउंड फायरिंग बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं कि यह राजस्थान के अनुभवों में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहां तो हम समझ सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को मैं सुन रहा था, उनकी एक बात से सहमत हुआ जा सकता है कि यह वो राजस्थान था जहां चुनाव में भी हिंसा नहीं होती थी। दूसरे स्टेट्स में होती थी तो एक तरीके से आश्चर्य का विषय होता था। लेकिन अब पिछले ही यदि 1 साल का या 6 महीने का आप देख लें, राजस्थान पत्रिका पढ़ लीजिए या आप खबरों से, समाचारों से ताल्लुक अपना बनाए रखते हैं, तो आपको लगेगा कि हम अब किस ओर बढ़ रहे हैं। यह बहुत डरावना है और इसका इलाज है, क्योंकि आपके पड़ोसी सूबे उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ कंट्रोल में कर लिया गया है। सहमत असहमत हो सकती हैं राजनीतिक पार्टियां, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा, जहां जिसको हम कह सकते हैं कि अपराध चरम पर रहता था, वहां बहुत कुछ कंट्रोल किया गया है और वो फार्मूले राजस्थान सरकार भी अपना रही है, लेकिन उनकी गति थोड़ी धीमी है। वक्त है कि हम बहुत तेज गति से बढ़ें और अपराधियों से 2 कदम आगे चलें, तब समस्या से एक तरीके से निजात मिलने की संभावना है। तो आज की चर्चा इसी पर है। हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे हम आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान में हर दिन अपराधी कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर में कार्यरत महिला जज की फोटो एडिट कर अश्लील रूप देने और 20 लाख रुपए मांगकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। रुपए नहीं देने पर परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी गई है। महिला जज को ब्लैकमेल करने का ये मामला सामने आने से न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। इससे पहले न्यायिक अधिकारियों के आवास में चोरी के मामले भी सामने आए थे।
ब्लैकमेलर ने महिला जज को एडिट की गई 3 फोटो का पार्सल पहले कोर्ट रूम में भेजा। कोई रेस्पॉन्स नहीं देने पर इन्हीं फोटो का पार्सल सरकारी आवास पर भेजा गया। दोनों ही पार्सल में धमकी भरा पत्र भेजकर 20 लाख रुपए की मांग की गई है। महिला जज ने इस बारे में जयपुर स्थित सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच में पुलिस को पता चला कि 20 से 25 साल का युवक पार्सल देकर गया। पुलिस युवक की तलाश कर रही है। हालांकि कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही है। महिला जज ने रिपोर्ट में बताया कि 7 फरवरी को दोपहर करीब 12:30 बजे कोर्ट में स्टेनो एक पार्सल लेकर आया। स्टेनो ने उन्हें बताया कि एक व्यक्ति ये पार्सल देकर गया। बच्चों की स्कूल से लेकर आना बताया। वो बिना नाम बताए जल्दबाजी में चला गया। पार्सल खोला तो उसमें मिठाई का डब्बा और लिफाफा था। लिफाफे पर जज का नाम, कोर्ट का पता लिखा था। उसमें 3 फोटोग्राफ थे जो एडिट कर अश्लील बनाए गए थे। इनमें से एक फोटो को क्रॉस किया हुआ था। फोटो पर अश्लील शब्द और पति के मोबाइल नंबर थे। ब्लैकमेलर ने जज के सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो ली जिसे एडिट किया गया था। पीड़ित महिला जज ने बताया कि घर से कोर्ट और अन्य जगह जाने की सारी जानकारी पत्र भेजने वाले के पास है। ये कोई गैंग है जो वसूली के लिए उन्हें जान से मार सकती है या सोशल मीडिया पर बदनाम करने की साजिश रच रही है। कंप्यूटर से टाइप किए हुए पत्र में लिखा था 20 लाख रुपए तैयार रखना, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। वक्त और जगह जल्द बताऊंगा। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि युवक 15 मिनट तक कॉरिडोर में रहा और स्टेनो को पार्सल देकर चला गया। 27 फरवरी को आवास पर भी पार्सल आया जिसमें पहले जैसे ही 3 फोटो और 20 लाख रुपए देने की बात लिखी थी। महिला जज किस तारीख को कहां पर गई, ये सब जानकारी भी उसमें लिखी थी। महिला जज ने आशंका जताई है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ब्लैकमेल करने वाले ने बच्चों के स्कूल तक की जानकारी लिख रखी थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी जज को धमकी मिली हो, इससे पहले भी जजों को धमकी मिल चुकी है। वर्ष 2021 में बूंदी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान में पता चला कि एक व्यक्ति ने मुकदमा हारने के डर से जज को धमकी भरा पत्र भेजा था। वर्ष 2021 में जयपुर बम ब्लास्ट मामले में दोषियों को फांसी की सजा सुनाने वाले जज अजय कुमार शर्मा के घर धमकी भरा पत्र फेंका गया। शर्मा ने खुद की सेवानिवृत्ति वाले दिन ही दोषियों को सजा सुनाई थी। सेवानिवृत्ति होने के बाद उनकी सुरक्षा भी हटाई जा रही थी, लेकिन बाद में धमकी को देखते हुए उनकी सुरक्षा बरकरार रखी गई। कुल मिलाकर राजस्थान में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। मुख्यमंत्री की सख्ती के बावजूद पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रही है। लिहाजा आमजन में डर है और अपराधी बेखौफ। अब देखना ये होगा कि चुनावी साल में सरकार लगातार किरकिरी करवा रही खाकी से कैसे निपटती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। राजेंद्र सिंह शेखावत जी पूर्व पुलिस अफसर भी रहे हैं राजस्थान पुलिस सेवा के। और हमारे साथ योगेंद्र जोशी जी हैं। जोशी जी भी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं राजस्थान पुलिस सेवा के। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ललित तिवारी जी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सबसे पहले राजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास चलेंगे। शेखावत जी, पिछले हम 4 साल की बात करें, 4.25 साल की, तो लगातार राजस्थान में कानून व्यवस्था या अपराध नियंत्रण, मतलब ये बार बार कहते कहते अब गला भी एक तरीके से जो वहाँ जो है वो सूख चुकी है कि ऐसा राजस्थान था नहीं किसी भी क्षेत्र के अपराध। और अभी तो जो खबर हम जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं कि महिला जज को ही ब्लैकमेल करने का ये सारा प्रयास दिख रहा है, तो सुरक्षित कौन है आपकी नज़र में अभी आज की डेट में? अभिषेक जी, जिस तरह के हालात राजस्थान में 4 साल से हो रहे हैं, 4.25 साल से, उससे कोई भी सुरक्षित नहीं है। और इसका सीधा प्रमाण आज आपने देखा
कि एक महिला जज जिनके बारे में ये जाना जा सकता है कि वो एक सुरक्षा के दायरे में रहने चाहिए, समाज ऐसी अपेक्षा करता है कि उनको पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए, उन लोगों को भी किस तरह से ब्लैकमेल करके डराया धमकाया जा रहा है, तो इससे बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति फेल होने का कोई प्रमाण हो नहीं सकता है। जिस राज्य के अंदर 7 हत्याएं रोज हो रही हो, 17 महिलाओं के साथ में दुष्कर्म के अपराध हो रहे हों, जहां महिला दुष्कर्म में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया हो, पूरी तरह से मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो उस गृह मंत्री के पद को छोड़ना नहीं चाहते। वो किसी और पे, उनको कांग्रेस के किसी भी विधायक पे विश्वास नहीं है कि वो उसको गृह मंत्री बना दें। अब आप देखिए, एक मुख्यमंत्री है, राजस्थान बड़ा एक प्रदेश है, क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी और समस्याओं के दृष्टिकोण से भी और अपराधों के दृष्टिकोण से भी। तो ऐसी स्थिति में जो भी राजस्थान में अब तक राजनीतिक व्यवस्था रही है उसमें स्वतंत्र रूप से गृह मंत्री रहा है। कभी मुख्यमंत्री ने अपने पास में गृह मंत्रालय नहीं रखा है। ओवरऑल सुपरविजन मुख्यमंत्री का रहता है, परंतु गृह मंत्री स्वतंत्र रूप से रहकर और कानून और व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा करता है और राज्य में एक शांति और व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है। परंतु ऐसा कौन सा मोह है हमारे मुख्यमंत्री जी को कि वो इस पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं और किसी कांग्रेस के विधायक पर उनको विश्वास नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है। ठीक, आप ये देखिए कि वो ये इस बात को समझते हैं कि इस मंत्रालय के जरिए मैं विधायकों के ऊपर नजर रख सकता हूं, मैं विधायकों के ऊपर पूरी तरह से उनके सब मोबाइल वगैरह पे सब पे सर्विलेंस में रख सकता हूं और जो एसओजी का जिस तरह से पिछली बार दुरुपयोग किया था वो उस पूरे प्रदेश ने देखा है। जो एजेंसियां हैं उनका जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कारण से ही वो गृह मंत्रालय से चिपके हुए और वो उसको छोड़ नहीं रहे। और उसी का कारण ये है कि राजस्थान की जनता पूरी तरह से परेशान हो गई है, त्रस्त हो गई है और पूरी तरह से भयभीत हो गई है। आप ये देखिए कैसे होली के दिन किस तरह से बाजार नगर के अंदर हत्या कर दी जाती है, किस तरह से आप देखिए वो अनगिनत है, बहरोड के अंदर अपराध तो हो ही रहा है। 5 गोलियां मारी। अभी मैं तो आपको पूरे 4 साल की घटनाएं नहीं बता रहा हूं, मैं आज की घटनाएं बता रहा हूं कि किस तरह से बहरोड में 5 गोलियां मारी गई सिर के अंदर और कैसे कुनाड़ी के अंदर नहीं, वो लिस्ट तो बहुत लंबी है, अजमेर के अंदर, ये आज की बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे लगता है कि राजस्थान पूरी तरह से अपराधों का एक स्थल बन गया है और बाहर से जो अपराधी है इसको पूरी तरह से शरणगाह समझने लग गए हैं और यहां आकर पूरी तरह से अपराध कर रहे हैं। ठीक, हमारे साथ प्रतीक सिंह है कांग्रेस से। प्रतीक जी, लगातार ये आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि सरकार कानून व्यवस्था को एक तरीके से अपराध नियंत्रण में भी उतनी सफल दिखाई नहीं दे रही जितना राजस्थान जैसे बड़ा भौगोलिक दृष्टि से भी बड़ा है और अब तो आबादी की दृष्टि से भी एक तरीके से बड़ा राज्य है। देखिए, राजेंद्र जी मुझसे बड़े हैं और पुलिस महकमे में काम किया है, तो उनका बड़ी विनम्रता से मैं जवाब देना चाहूंगा कि ये जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि महिला अत्याचारों में राजस्थान नंबर 1 है, तो अब मुझे लगता है कि दोबारा एक बार स्टडी करनी चाहिए एनसीआरबी की रिपोर्ट की। और एनसीआरबी की रिपोर्ट ही ये कहती है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, कि राजस्थान में जितने मुकदमे महिला अत्याचार के दर्ज हुए हैं उसमें 50% झूठे निकले। ये राजस्थान सरकार का आंकड़ा नहीं है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। दूसरा, आप महिलाओं की हत्या की बात करेंगे या और आप जो एक संगठित क्राइम की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। वहां की आबादी लगभग राजस्थान से 4 गुना है। तो राजेंद्र जी मुझे बताएं, वहां पे होम मिनिस्टर कौन है? वहां पे होम मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर ही है। और वहां पे तो आपने देखा किस तरीके से गोलियां चलती है, बम चलते हैं। और आपकी बात से मैं ना इत्तेफाकी बिल्कुल इसमें बता रहा हूं कि हमें उत्तर प्रदेश जैसा लॉ एंड ऑर्डर तो कम से कम नहीं चाहिए कि जहां पे बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, पुलिस के ऊपर गोलियां चल रही है, गवाह के ऊपर गोलियां चल रही है, तो वो हमको नहीं चाहिए। वो उस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर। आप ही के तमाम मित्र इस स्टूडियो में उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण की तारीफ करके जाते हैं। नहीं, हमारे और आप उदाहरण भी पेश करते हैं। बुलडोजर आप ले आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुलडोजर सही है या गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हम सिर्फ, हमारा सवाल ये है प्रतीक जी कि उत्तर प्रदेश में जो तरीका अपनाया गया है आप ना अपनाएं।
तमाम स्टेट्स जिस तरीके से पुलिसिंग करती है आप ना अपनाएं, लेकिन राजस्थान जैसा था वैसा ही बना रहे, उसके लिए वर्तमान सरकार क्या कर रही है, यह पिछले 4 साल से लगातार सवाल हम लोग पूछ रहे हैं, और प्रतिपक्ष की तो ड्यूटी है वो कुछ ही आपके सवाल पे ही मैं आ रहा था आगे बढ़ करके कि अगर आप पुलिसिंग की बात करेंगे या आप उसकी क्राइम की बात करेंगे तो आप पूरे हिंदुस्तान का डेटा उठाइए कि किस रेशो के अंदर क्राइम बढ़ा है। आप हिंदुस्तान से बाहर थोड़ी है राजस्थान। अब अगर पूरे हिंदुस्तान का अगर क्राइम रेशो उठाएंगे तो राजस्थान उसमें नीचे है बिल्कुल। इस तरीके के जो क्राइम बाकी जगह बढ़ रहे हैं उस रेशो में राजस्थान में नहीं बढ़े हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आदमी के पास पैसा नहीं होगा, क्राइम बढ़ने का एक वजह यह भी है कि जो बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी है वो भी एक क्राइम बढ़ने का है। और क्राइम को किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। राजस्थान पुलिस धरपकड़ में लगी हुई है, लेकिन जो आप इस केस की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट दिखाई है, उससे तो यह प्रतीत होता है मुझे कि कोई जान पहचान का ही व्यक्ति है, क्योंकि रिपोर्ट में भी ये इस केस की बात चलिए, लेकिन महिला अत्याचारों के अंदर ये बोला गया अनुसंधान के अंदर कि 90% जो केस आते हैं वो पहचान के व्यक्ति होते हैं। और उसके बाद में जो सीसीटीवी रिपोर्ट भी दी गई है उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो पता लगेगा अब इन्वेस्टिगेशन का है। विपक्ष तो अगर कलम से भी गिर जाता है तो बोलता है कि पुलिस की जिम्मेदारी है इसके लिए, तो पुलिस हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। अपना वक्तव्य शुरू करने समय सबसे पहले कहा था कि मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं और डीजीपी भी कह चुके हैं कि 56% जो मामले हैं वो झूठे हैं। तो जो झूठे मामले थे, ये मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं कहा, ये उमेश जो डीजीपी है उन्होंने भी नहीं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट चलिए मान लेते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट तथ्य के आधार पर, तो मुख्यमंत्री जी भी तथ्य के आधार पर ही बोलते हैं ना 56% मामले झूठे हैं। मैं ये कह रहा हूं तो सरकार ने फिर जो झूठे लोग हैं उनके लिए क्या किया, उनके लिए क्या कार्रवाई की? देखिए फिर आपको मैं बता देता हूं, जो एफआर है वो एफआर लग चुकी है उन केसों के अंदर, और उनके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जा रही है, कानून सम्मत जो कार्रवाई, और एफआर लग चुकी है। तो वो नहीं है कि ओपन नहीं है, वो बिल्कुल शट केस है। बिल्कुल एक सरकारी अफसर की तरह बयान है कि कार्रवाई जारी है। हमारे साथ योगेंद्र जोशी जी हैं। जोशी जी, क्या अब वैसी पुलिस नहीं रही, वैसे पुलिस अफसर नहीं रहे, या हमारा सोचना विचारना भी बदल गया है? क्योंकि ऐसा राजस्थान तो नहीं था कि सड़क पे चलते, अभी हम थोड़े दिन पहले की घटनाएं आपको याद दिला दें, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 16 राउंड फायर होते हैं एक क्लब पर, रेस्टोरेंट पर, जहां लोग बैठ के अपनी शाम मना रहे होते हैं। उससे पहले 108 साल की वृद्धा के पैर काट के चांदी के कड़े राजस्थान की राजधानी जयपुर में, और तमाम गैंगवार की घटनाएं आपके सामने हैं, दुराचार की घटनाएं आपके सामने हैं। आप इस पूरे दृश्य को कैसे देख रहे हैं? अभिषेक जी, मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किसके शासनकाल में किस स्टेट में किसका शासन है, किस स्टेट में किसका शासन है, जिसने कंट्रोल नहीं किया और किसने कंट्रोल किया। मैं ये देख रहा हूं कि राजस्थान पिछले 5 सालों में, अब मान लीजिए आपकी सरकार है, नहीं तो आप थोड़ा और भी आगे चले जाएं, तो जिनकी सरकार थी तब भी और अब भी कोई क्राइम में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि गंभीर प्रकृति के अपराध बढ़े हैं। गोलियां चलना है, पैर काटना है, लूट है, अब जैसे अभी बैंक की लूट हो गई। इस प्रकार के अपराध जो हैं, जो सनसनी पैदा करते हैं, इस प्रकार के अपराधों को जो अभी हुए हैं, ये पहले इतने नहीं थे। अब इसका दृष्टिकोण क्या है देखने का, कि जो हमारा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो शासन करता है, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये हमारी पुलिस पर, हमारे गृह विभाग पर, हमारे संसाधनों पर ये ऐसा कंट्रोल करें कि वो अपराधियों पर नकेल कसें। अब ये क्या करते हैं कि हमारा जो कानून इतना पुराना बना हुआ है, इस कानून के लोकुनाश की वजह से अपराधी छूटते हैं। और आप देखिए अभी यूपी में जो गैंगवार हुआ है उसमें 100 150 मुकदमे दर्ज हैं। हमारे यहां भी कई ऐसे अपराधी जिनके खिलाफ 50 60 मुकदमे दर्ज हैं और गंभीर प्रकृति के दर्ज हैं। तो ये जमानत लेते हैं, जमानत लेके बाहर आते हैं और बाहर आकर के अपने गवाह सबूतों को हॉस्टाइल कराते हैं और किसी भी कारणों से उसमें बरी होते जाते हैं, फिर गंभीर प्रकृति का अपराध करते हैं, उनसे ये पैसा वसूल करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ गई और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमारे को राजनीतिक तौर पर स्वच्छ रहना पड़ेगा और पुलिस को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब आप देखिए कि इन 5 सालों में, चाहे वो किसी भी स्टेट की पुलिस हो, इन्होंने अपने घर घर की पुलिस बना ली। हरियाणा वालों ने हरियाणा पुलिस कर ली, पंजाब वालों ने पंजाब पुलिस कर ली, राजस्थान वालों ने राजस्थान, दिल्ली वालों ने दिल्ली।
ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि यहां की पुलिस हरियाणा चली जाए, अब चली जाए, देखें सबको बंद कर देंगे उठा के अंदर। हरियाणा वाले दिल्ली नहीं जा सकते, पंजाब वाले दिल्ली नहीं जा सकते। ये स्थिति हमारे राजनीतिक दलों ने पैदा कर दी पुलिस की, और ये बड़ा गंभीर मामला है। जब हम जाते थे एसओजी के माध्यम से तो यही नहीं लगता था हमें कि हम किसी दूसरे के इलाके में जाकर के धर पकड़ कर रहे हैं, खूब प्रेशर कर रहे हैं और पकड़ लाए। कभी किसी ने ऐतराज ही नहीं किया। आज आप ला ही नहीं सकते। राजनीतिक लोग पीछे पड़े जाते हैं और तुरंत अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। अरे भाई, आप क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हो? अब आप देखिए, चौड़े में गोली मारना, हमारे यहां कानून क्या है? कुछ भी नहीं है। चौड़े में गोली मार रहा है, देख रहे हैं, लेकिन उसमें भी राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कानून अपना काम करेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। नेता बोलते हैं हम सख्ती करेंगे। ये सख्ती चीज कहां से कोई जेब में रखी है क्या? तो जब तक अपराधियों के प्रति गोली का जवाब गोली से नहीं होगा, तब तक ये अपराध रुकने वाले राजस्थान में नहीं है। जी, समय बदल रहा है, अपराध का तरीका भी बदल रहा है, और यह भी एक सच्चाई है कि भारत में बेरोजगारी है, और उसमें भी हम राजस्थान की बात करें तो 28%। देश में इतनी बेरोजगारी कहीं नहीं है। हम नंबर 1 या नंबर 2 पर इसमें भी आते हैं। तो युवा यहां भी उसी संख्या में है। सवाल यही है कि इस तरीके का जो माहौल बन रहा है वो आगे चल के और भी ज्यादा नासूर में तब्दील ना हो जाए, उस ओर हमें सोचना ही पड़ेगा। तो वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइए। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन के प्लॉट? है ना, जेडीए लाए हैं शहर की बेस्ट लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें मेट्रो एनक्लेव, शौर्य नगर, आरआर नगर, वेस्ट वे हाइट्स, प्रियदर्शनी नगर, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यवसायिक, मिश्रित व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है। भुगतान के लिए लगभग 1 वर्ष तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मार्च माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ ललित तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपराध खबरों को लगातार कवर करते रहे हैं। ललित जी, पहले भी आप हमारी चर्चाओं में शामिल हुए हैं। ये जो लगातार घटनाएं राजस्थान में आ रही हैं अलग अलग किस्म की, और ये एक नए किस्म की तस्वीर पेश कर रही है राजस्थान की। अब राजनीतिक दल तो अपने अपने हिसाब से इसका जोड़ गुणा भाग लगा लेते हैं। हम आपसे समझें कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। पुलिस हमारी उतनी सक्षम नहीं है, या जो एक आरोप लगता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा है पुलिस के ऊपर, तो ट्रांसफर्स, पोस्टिंग, और फिर पुलिस जो है वो वीवीआईपी के एक तरीके से उनकी सुरक्षा में ही लगी रहती है। आपको क्या लगता है कि ये जो चाहे महिला जज के साथ ब्लैकमेलिंग हो, या गैंगवार हो, या छेड़छाड़ की घटनाएं हो, मारपीट हो, हत्या हो? सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इससे हर कोई समझता है, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, चाहे वो यहाँ के डीजीपी हों। तो इस बार जो पुलिस ने या सरकार की मदद से कह लें कि जो काम किया है वो निसंदेह जो तारीफ करनी चाहिए उसकी जरूर करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो ये इस बार जो नकेल कसी है बदमाशों पे, पहले हथियार छीन लेते थे और पुलिस लाचार सी खड़ी रहती थी, वो कभी गोली नहीं चलाती थी, उसको इस तरह के आदेश नहीं मिलते थे कि कोई थप्पड़ भी मार दे तो भी उसको गोली नहीं चलानी है। लेकिन ये जो परंपरा है ये टूटी है। यही वजह है अभी भरतपुर में 4 बदमाशों के गोली मारी गई पैर पे, और इसके अलावा जो यहाँ पे जी क्लब फायरिंग वाले मामले में जब वो बदमाशों को ला रहे थे तो उन्होंने भी भागने का प्रयास किया तो उनके भी पैर में गोली मारी गई। तो कहीं ना कहीं जो ये गोली मारने से जो मैसेज गया है बदमाशों के पास, तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें डर है। मैं खुद पुलिस अधिकारियों के साथ बैठता हूं तो उनका ये कहना था कि इस जो प्रक्रिया हुई है, शुरू हुई है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन कहीं ना कहीं बदमाशों में हड़कंप है, डर है,
कि अगर ज्यादा हमने उठापटक की तो हमारा यूपी वाला हाल भी हो सकता है। दूसरा, ये महिला जज वाला मामला बताएं तो सबसे बड़ी बात जो है कि आज भी हम साइबर क्राइम में बहुत पीछे हैं और जो पुलिस की प्रक्रिया है, जो कानून व्यवस्था है, वो इतनी लचर है। आप ये देखो कि इस मामले को 10-12 दिन निकल जाने के बाद भी अभी भी हम हाथ खाली हैं। लेकिन ललित जी एक सवाल देखिए ये भी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पुलिस का पैटर्न पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा बदला है और पुलिस ने जो भी अपराधियों को पकड़ा है उनके साथ पुलिस ने उस तरीके का व्यवहार करना शुरू किया है जिस तरीके से सख्ती। लेकिन बैंक डकैती हो जाती राजस्थान की राजधानी जयपुर में, और सिर्फ गैंगवार ही नहीं है, तमाम किस्म के अपराध हैं जिनके लिए अपराधियों में भय, तो अपराधियों में भय मतलब सिर्फ क्रिमिनल्स गोली चलाने वाले ही नहीं, कट्टा चक्कू वाले ही नहीं, इस तरीके के जो क्राइम हो रहे हैं जिसमें अभी प्रतीक जी भी कह रहे थे कि 90% लोग तो घर के अंदर वाले ही रहते हैं, तो कानून व्यवस्था का भय तो होना चाहिए ना। उसकी ओर आपका सोचना क्या है कि क्या सरकार उस ओर उतना काम कर रही है? एक सर, जो आजकल की जो पुलिसिंग मैं देख रहा हूं उसमें पूरा दारो मदार जो है, अगर कोई वारदात हो जाती है तो सीसीटीवी फुटेज पे केंद्रित होकर रह जाता है। आप ये देखो, पुलिस जो है व्यापारियों को डरा रही, धमका रही है कि बोले आपको सीसीटीवी लगाने पड़ेंगे, और इसको अच्छा भी कह सकते हैं, अवेयरनेस के जरिए अगर इस तरह की बात होती तो बढ़िया है। लेकिन जो पारंपरिक जो हथकंडे अपनाए जाते थे वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं। पहले जो मुखबिर जो प्रणाली थी वो खत्म होती जा रही है, जो बीट प्रणाली थी। आप ये देखो, आज पुलिस कांस्टेबल को अपनी बीट के बारे में ही पता नहीं। मैं अभी 2-3 दिन पहले थाने में बैठा था, मैंने उससे कहा कि मैं बताओ कौन सी जगह रहता हूं, तो वो बता ही नहीं पाया। जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ प्रतीक जी हैं। प्रतीक जी, बात पुलिसिंग की है, सक्षम पुलिस है राजस्थान की, पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में राजस्थान की पुलिस का डंका बजता रहा है और अभी भी बजता है। बट पुलिस को जो चाहिए, जैसे जो वर्तमान बजट आया है उसमें जो भी पैसा आवंटन हुआ है, यह भी आरोप लग रहा है सरकार पर कि सरकार उतनी उदार नहीं है पुलिस विभाग के लिए। जैसे नफरी की कमी तो हमेशा से रोना रहा है, और अच्छे अधिकारियों को अच्छी जगह होना चाहिए। सब जगह तो सब लोग अच्छे नहीं हैं किसी भी महकमे में। उसमें जो राजनीतिक संरक्षण की बात है, राजनीतिक हस्तक्षेप की बात है, उससे इस सरकार पर सर्वाधिक आरोप लगे हैं कि इस सरकार में राजनीतिक हस्तक्षेप कुछ ज्यादा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि राजनीतिक हस्तक्षेप रहा है, या फिर आप बोल रहे हैं कि जो इनका रोटेशन फंड होता था उसकी कमी रही है। बल्कि हम तो पिछले दिनों एक सीनियर आईएएस अधिकारी का इंटरव्यू देख रहे थे, तो वो तो ये उस इंटरव्यू में कह रहे थे कि पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि रोटेशन फंड की व्यवस्था की गई है। तो ऐसा नहीं है, बजट का 3% ठीक है लगभग खर्च किया गया, बाकी हमारे पुलिस अफसर जो है वो ज्यादा। उसके बाद में आप ये देखेंगे कि जो अपराधियों का अपराध करने का जो पैटर्न है वो भी समय के साथ में, जो टेक्नोलॉजी के साथ में वो बदला है, और बदलने के साथ में आप देखिए उनको पकड़ने के लिए जो जिस तरीके से पुलिस काम करती है वो काम जारी है। लेकिन पुलिस का तालमेल, मैं जरूर ये मान सकता हूं कि जिस तरीके से अभी योगेंद्र जी ने कहा कि पुलिस का तालमेल नहीं है और पुलिस का तालमेल जो अदर स्टेट्स है उनके साथ नहीं बैठ पा रहा है। मैं कल ही एक स्टिंग देख रहा था, पता नहीं आज सुबह की बात है, कि हरियाणा पुलिस में पुलिस अधिकारी खुद टीवी पे आकर के बोल रहे हैं कि हाँ, हमने गौरक्षकों को बंदूकें दे रखी है, हम कुछ नहीं कर सकते, राजनीतिक संरक्षण के कारण हमारे हाथ बंधे हुए। तो राजस्थान पुलिस में कम से कम आपको ऐसी बातें सुनने को नहीं मिली। देखिए, सवाल ये है कि अपराध हो जाए उसके बाद अपराधी को पकड़ लिया, वो भी पुलिस की एक सफलता कहलाती है। लेकिन पुलिस के पास एक मुखबिर तंत्र होता है, और अपराध होने से पहले यदि आप कोई कार्रवाई कर लेते हैं, वो संभवतः बहुत बेहतर पुलिसिंग की कही जाती है। उसमें हमसे कहां कमी हो रही है? नहीं। आपकी सरकार, हमारी सरकार उस पर क्या क्या काम कर रही? पिछले 4 साल से उतना काम होते हमें नजर आया नहीं। जब देखिए कट गए, कड़ा चले गए, जान चली गई, फिर आप पकड़ लाइए। हमको जनता को वो अपराध दिखते हैं जो अपराध घटित हो जाते हैं। अगर मुखबिर तंत्र से जो अपराधों को रोका जा रहा है या अपराध घटित होने से पहले जो क्रिमिनल्स को पकड़ा जा रहा है वो पब्लिक डोमेन में आ नहीं पाते, तो इसलिए हम लोगों को ये पता नहीं लग पाता कि कितने क्राइम होने से पहले रुक गए। दूसरी बात आप देखेंगे कि अधिकतर जो अपराधी इस तरीके के, चाहे लूट की वारदात में या आप जो पैर काटने के कड़े के वारदात में या और दो वारदात में, वो उसके अंदर आदतन अपराधी नहीं है जो पहली बार अपराध कर रहे हैं। तो पुलिस को कैसे पता लगेगा? आपके तर्क बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी सराहना करता हूं, लेकिन पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं, चाहे राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही किसी अपार्टमेंट में यदि कोई गैंग पकड़ी गई है तो वो तब पकड़ी गई जब एक्सीडेंटली किसी पुलिस अधिकारी के सामने आ गए।
सीकर में जो गैंगवार हुई उसमें कितने दिन रेकी हुई, कितने दिन प्लानिंग हुई, पुलिस को कोई खबर ही नहीं लगी। खबर लग जाती तो मैं नहीं मानता कि पुलिस उस घटना को होने देती। नहीं, मैं आपकी ये बात कहीं से- कमजोरी है, नहीं, इसको कहीं मानते हैं। कहीं फिर मैं- लैकुना हो सकता है, लेकिन आप 100% बोलेंगे लैकुना वो नहीं नहीं, है। हम 100% 90% केस तो हमें पता ही नहीं लगते जो क्राइम हम आइडियल स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। समाज है तो समाज में समाज कंटक भी रहेंगे। हमारे साथ राजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। शेखावत जी, कहां हमसे दिक्कत हो रही है? क्योंकि आपने पूरा जीवन पुलिस को दिया है और राजस्थान पुलिस की बड़ी वाहवाही रही है पूरे देश में। अब ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि अब आप राजनीति में भी हैं, तो थोड़ा ईमानदारी से बताएं कि कहां हमसे दिक्कत हो रही है, क्योंकि यह दिक्कत आगे चल के बहुत बड़े खतरे पैदा करेगी यदि हम ऐसे ही चीजों को नॉर्मली लेते रहे तो। अभिषेक जी, इसका कारण क्या है कि राजनीतिक संरक्षण एक तो अपराधियों को दिया जा रहा है, दूसरा जो भी अच्छे लोग हैं पुलिस विभाग में काम करने वाले, जिनको दक्ष पुलिस अधिकारी माना जाता है, वो लोग क्या स्वाभिमानी होते हैं और वो जाके इन विधायकों के घरों पे जाके हाजिरी दें और फिर वो डिजायर से उनकी पोस्टिंग कराएं, वो शायद इस चीज़ को पसंद नहीं करते। अब वो लोग इन विधायकों के पास जा रहे हैं जिनको कोई पैसे टके कमाने हैं, वो इनकी चमचागिरी में लगते हैं और उसके बाद वो डिजायर कराते हैं। और आज की स्थिति ये हो गई कि जो भी एसएचओ लग रहे हैं, डीवाईएसपी लग रहे हैं, एएसपी लग रहे हैं, यहाँ के ऊपर के अधिकारी भी है, वो सारे डिजायर सिस्टम से लग रहे हैं। जो पुलिस विभाग पहले अपने एक लीडरशिप में, डीजी की लीडरशिप में, एसपी की लीडरशिप में, कमिश्नर की लीडरशिप में जो काम करता था, आजकल वो लीडरशिप है राजनीतिक नेतृत्व के पास चली गई। अब वो जो पुलिस अधिकारी है उसकी पूरी की पूरी जो भी उसका आउटपुट है वो उस विधायक के, सांसद, उसके तरफ जाता दिख रहा है। अब वो अपराधियों को पकड़ने में, अपराधों को रोकने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट दूसरी बातों में ज्यादा हो गया है। जैसा सुन रहे हो आप, 1 करोड़ की रिश्वत, मतलब हमने तो कभी सुनी नहीं। 2 करोड़ 2 करोड़ की, मतलब आप, और वो भी एक महिला एडिशनल है इसमें, किस तरह से रिश्वत ले रहे हैं, किस तरह से पकड़े भी जा रहे हैं, पर फिर भी उनके ऊपर असर नहीं है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि वो भ्रष्ट पुलिस अफसर पकड़े जा रहे हैं, उनकी फिर फील्ड पोस्टिंग हो रही है, उनको वापस से बहाल किया जा रहा है। तो ये सब हालात हैं, उससे पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। पुलिस के जो अच्छे अफसर हैं वो सब बर्फ के, जिसको कहते हैं ना हमारे पुलिस की भाषा में, कि बर्फ में उनको लगा रखा। लेकिन राजेंद्र जी, अब एक राजनीतिक सवाल मैं आपसे करूं कि पुलिस सुधरेगी कैसे? पुलिस तो सुधरी हुई है, पुलिसिंग का तरीका हमें सुधारना है। पुलिस सुधार, उसको लेके अभी जो सरकार चला रही पार्टी वो भी खामोश रहती है और पुलिस सुधारों को लेके आपकी पार्टी भी खामोश रहती है। अब कौन रफ होए? यदि हम अपराधियों की उस तरीके से मानसिकता से सोचे तो कहे तो उन्हें क्या हानि भाई? नहीं, वो तो सही है। देखो, पुलिस सुधार करने की आवश्यकता तो है, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर भी विवेचन करने की आवश्यकता है, समीक्षा करने की आवश्यकता है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप ये देखिए, क्राइम पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, आपका प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है उसकी कंट्रोल कहीं और जगह पे है, जुडिशरी है वो अपनी अलग तरीके से कामकाज कर रही है। तो इनका कहीं कोई समन्वय नहीं है और उसी समन्वय के अभाव के कारण से अपराधियों के मन में एक भाव पैदा हो गया कि हमें तो सजा तो मिल नहीं सकती। और यही कारण है कि अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, उनके मन में कोई डर नहीं। हर किस्म का अपराधी हर बेखौफ किस्म का है। बिल्कुल अपराध बिल्कुल, करने इस में बात से मैं उसको सहमत कोई हूं। हिचक नहीं है जी, उसको जी। और उसको न कानून का डर है न समाज का डर है। अच्छा, समाज की भी इसमें अभिषेक जी बहुत बड़ी मैं आऊंगा और समाज तो उनको हीरो बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम समाज पर भी आए। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया पे जिस तरह से रिवॉल्वरें दिखा रहे हैं, हथियार दिखा रहे हैं, उनकी फॉलोइंग देखो आप। जी, जी। उनके यूथ हमारा सारा उनको फॉलो कर रहा जी, है। जी। तो इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है समय के हिसाब से। जी, योगेंद्र जोशी जी, ये स्थिति सुधरेगी कैसे? क्योंकि हर रोज देखिए कोई बड़ी खबर आती है, नई खबर आती है और उसमें एक नया एंगल जुड़ के आ जाता है। जैसे इस खबर में कि महिला जज, उसको ही ब्लैकमेल, इतनी हिम्मत आ कहां से रही है? तो क्या वाकई में हम उन अपराधियों के प्रति जितनी सख्ती बरती जानी चाहिए उसमें कोई कोताही कर रहे हैं? अभिषेक जी, मैंने कहा ना आपको कि कोई भी राजनेता से बात करो, गोली चल गई, कहीं कोई अपराध हो गया तो बोलेंगे बड़े बोल, हम सख्ती करेंगे, हम उनको सख्ती करेंगे। लेकिन सख्ती है कहाँ? कोई इनकी जेब में रखी है, कहाँ रखी है? आप देखिए जेलों की स्थिति, नेता मालिश करा रहे हैं, पोक्सो एक्ट का अपराधी उनकी मालिश कर रहा है। आप देखिए पंजाब में
अपराधियों ने अपराधी को मार दिया जान से। आप देखिए बहरोड में होली खेल रहे हैं, मतलब पब्लिक पूरी होली खेलने जेल में चली गई अंदर, और उनसे पूछा जा रहा तो कि समाज से भी चले गए। अजमेर में 70,000 रुपए लेकर के वो किसी अपराधी को मोबाइल दे रहे हैं, तो आप उनको सजा कहाँ मिल रही है? ये जो जेल हमारे यहाँ बनी हुई है ये नाम मात्र की है, ये तो सिर्फ इसलिए है कि दिखावे के तौर पर, ताकि पब्लिक को ये लगे कि जेल ऐसी है जहां पर तंग होते हैं, वो होते हैं, वहां अलग चौथ वसूली चलती है। जिसके पास पैसा है वो वहां एंजॉय कर रहा है। वो आप देखिए बताया गया साहब अभी दिल्ली में, आप चिंता मत करो, हमारी राज्य सरकार की जेल है, हम वहां आराम से रहेंगे। तो कारण ये हो रहा है कि जेल हमारी अपराधियों की, राजनीति अपराधियों की, और पुलिस राजनीति और उनके प्रभाव में जो पुलिस कार्य करती है, जैसे पोस्टिंग से मैं ये कह रहा हूं। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि आप सारी जीवन आपने पुलिस सेवा को दिया है, किसी भी समाज में, सभ्य समाज में, यदि हम पुलिस की ओर नहीं देखेंगे तो फिर हम किसकी ओर देखेंगे? क्योंकि समाज है तो समाज कंटक रहेगा। अब यदि यह स्थिति बन रही है कि भाई जो रसूख वाला है उसकी तो बात हो जाएगी, जो रसूख वाला नहीं है उसके लिए कौन सोचेगा? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण यदि आप इस तरीके से देंगे। अभिषेक जी 4-4, 5-5, 10-10 साल से जिनके पास न पैसा है, न रसूख है, न वकील कर सकता है, ऐसे हजारों आदमी जेलों में पड़े हुए हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जिनके पास पैसा है, जो अच्छा वकील कर सकते हैं, जो न्यायपालिका को खटखटा सकते हैं। आप देखिए अभिषेक जी, अब समय आ गया कि न्यायपालिका को भी अपने अंतर्मन में विचार करना पड़ेगा। क्यों? कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार है, लेकिन न्यायपालिका किसके प्रति जिम्मेदार है? विधायिका जनता के प्रति जिम्मेदार है। अगर जनता काम नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगी, लेकिन न्यायपालिका का क्या है? ये इंडिविजुअल है। इसलिए न्यायपालिका को अब ये विचार करना पड़ेगा कि हमारे बारे में बाहर क्या सोचा जा रहा है, पब्लिक को हम कैसे रिलीफ दे सकते हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति को ये 3 घंटे में जमानत दे देते हैं हमारे न्यायालय, और एक व्यक्ति को नहीं, एक व्यक्ति जो आम नागरिक है, जो 5-5 साल से, मैं कह रहा हूं आपको 5-5 साल से, लेकिन हम फिर चर्चा से डिटेल हो जाएंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो राजस्थान पुलिस की टैगलाइन है कि अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, अब अपराधियों में भय कैसे बनेगा? जो हार्डकोर क्रिमिनल है उस पर तो भय बन जाएगा कि उसने गोली चलाई तो पुलिस भी उसका उतनी समुचित मात्रा में जवाब दे सकती है। लेकिन इस तरीके के अपराध जो हो रहे हैं घर से लेके बाहर तक, कि आप सड़क पे निकल रहे हैं, किसी भी किस्म की बदतमीजी हो जाए, आपका मोबाइल ले जाए, आपके घर के बाहर से कोई गाड़ी ले जाए, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात यह है, ये तभी रुकेंगे जब राजेंद्र जी ने कहा है कि राजनीतिक परिदृश्य में राजनीतिक तौर पर पोस्टिंगें होना बंद हो, जैसे पहले थी। पहले एसएचओ, डीवाईएसपी की पोस्टिंग डीजी करते थे, तो वो वहां के एसपी और आईजी से बात करके करते थे, और जहां तक हो तो एसपी से। क्यों? जिले की जिम्मेदारी एसपी की है, और सब इंस्पेक्टर एसएचओ या सीआई एसएचओ वही लगता था जो एसपी पसंद करता था। आज क्या हो रहा है? मैं जिन अधिकारियों को जानता हूं जिन्होंने ये कहा है कि सिपाही हमारे पास आते हैं कि साहब मेरे को वहां लगा दिया जाए, मेरी ये परेशानी, मैं अच्छा काम करता हूं, तो वो ये कहते हैं कि मैं कैसे लगा दूं भाई, डिजायर तो फलाने व्यक्ति की, उसको लगाना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? तो जहां हमारे राज्य में ये स्थिति बढ़ गई इन 5-10 सालों में, जब तक ये स्थिति ऐसी रहेगी तो आप समझिए इस प्रकार के अपराध ऐसे ही होंगे। क्यों? नाकाबिल लोग जो अनुसंधान नहीं जानते। आपको एक बताऊं, एक थाने का कि 107-16 का इस्तगासा सिपाही को जांच के लिए दिया गया, उसने अपराधी के पिता का नाम और एड्रेस नहीं लिखा, और वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहां भेज दिया। कार्यपालक मजिस्ट्रेट दोबारा भेजता है कि भाई अपराधी के पिता का नाम और एड्रेस तो भेजो। ये हालत है यहां शहर की पुलिस की, जिसको मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि वो इस तरह के कर रहे हैं। आप इन्वेस्टिगेशन में पक्के ही नहीं है, अनुसंधान आपको आता नहीं है। मुझे बताइए, ये इतनी बातें करते हैं कि साहब हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधियों को सजा दिलाएंगे। मैं कहता हूं जितने मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें से कितने प्रतिशत को सजा मिलती है? तो जब तक इनमें सुधार नहीं होगा, जब तक ये कुछ भी कर लें, गाल पीटने से काम चलने वाला नहीं, काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि पुलिस को सुदृढ़ करना पड़ेगा, पुलिस के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, और पुलिस से यदि कोई कोताही हो रही है तो फिर पुलिस से सवाल जवाब करने के लिए व्यवस्था है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
भागम भाग और आधुनिक जीवन शैली के कारण डायबिटीज, बीपी, हृदय रोग, सांस संबंधी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए जरूरी है अनियमित दिनचर्या और खान पान के असंतुलन में नियमन लाएं, संतुलित आहार लें और पूरी व गहरी नींद लें। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, नकारात्मकता से दूर रहें, किसी भी तरह के तनाव को खुद पर हावी न होने दें। नियमित व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाएं। ये छोटे छोटे लेकिन जरूरी उपाय करके हम न सिर्फ रोगों से दूर रह सकेंगे बल्कि सच्चे अर्थों में निरोगी बनेंगे। कि पहला सुख निरोगी काया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ राजन सिंह शेखावत जी हैं। शेखावत जी, घटनाएं दर घटनाएं होती रहती हैं और अपराध पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता, ये बात भी सच है। लेकिन क्या आप जो सोसाइटी की बात कर रहे थे, फिर सोसाइटी का रोल इसमें आप कैसे पाते हैं? हम फिर अच्छे नेताओं को चुने, वोटर की ओर हम देखें कि भाई वो अच्छे नेता चुने, तो फिर सरकार में अच्छे लोग आएं और व्यवस्था को संचालित ठीक तरीके से करें। निश्चित रूप से अभिषेक जी, दो बातों पे समाज की बहुत अपराध के अगर दृष्टिकोण से देखें तो निर्भरता है। पहला तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। जो इसके चारों पिलर हैं वो सारे बिल्कुल अपसेट हो चुके हैं, चाहे क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे आपका प्रोसिक्यूशन हो, चाहे जुडिशियल सिस्टम हो, और जैसा अभी जोशी जी ने कहा जेल वाला है वो भी पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। तो क्रिमिनल, लेकिन पता तो सबको है, सबको पता है। और ये बात आप सही कह रहे हैं कि इसमें सुधार की जरूरत है। और इसके लिए ये सही है कि जिस तरह का राजनीतिक वातावरण इस समय बन रहा है और जो राजनीतिक स्थितियां बनी हुई है, उसमें क्रिमिनल्स को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन जो मिलता है उसके कारण से क्राइम बढ़ते हैं। इसको कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत जैसे एक सवाल, एक लिंक जो एक पॉलिटिकल लोगों का क्रिमिनल्स के साथ होता है, जैसे पुलिस पर अभी जैसे आप देखिए यूपी है, यूपी में अभी क्रिमिनल्स के साथ में जो हार्ड एक व्यवहार हो रहा है और जो पुलिस मैसेज दे रही है, उसका पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं उसके आसपास के जो राज्य है उनमें भी फर्क पड़ रहा है। आप देखिए उसको राजस्थान ने भी फॉलो किया है। दरअसल में मैसेज देने की क्या वो वक्त आ गया है कि पुलिस को थोड़ा सा, जैसे जब उत्तर प्रदेश में एक समय श्री प्रकाश शुक्ल नामक कोई गुंडा हुआ करता था तो एटीएस अस्तित्व में आई। साफ पाया गया कि वर्तमान पुलिस जो है वो सारे काम करते हुए उस तरीके के बड़े अपराधियों से नहीं निपट सकती, तो एक अलग से फोर्स बनी। तो आपको लगता है कि इस तरीके के नवाचार की जरूरत है कि जिस तरीके का क्राइम फिर उसी तरीके की फोर्स भी आप डेवलप नहीं, वो कर रखी है ना, यहाँ पे एसओजी है, एटीएस है, ये बना रखे हैं, पर उनका मिसयूज हो रहा है। अब आप देखिए कि उनका पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है, एसओजी का और एटीएस का यूज हो रहा है। अभी पिछले तो अब इस मिसयूज को, अब आप बताइए, इस मिसयूज को कौन रोकेगा? जहां आप सत्ता में हैं, ये आरोप आप पर भी लगता है। पॉलिटिकल लोग रोकेंगे इसको, और तो कौन रोकेगा? यहाँ की सरकार रोके। आज के समय में जो कांग्रेस की सरकार है वो रोके इसको। जो अभी 5 स्टार होटलों में जैसे पूरी की पूरी सरकारें रही लगातार 2-2, 3-3 महीने तक, और उस समय जैसे पुलिस का दुरुपयोग हुआ, एसओजी का दुरुपयोग हुआ, वो पूरे राजस्थान ने देखा है। और वो जब लोग, अच्छा क्या होता है कि जब पुलिस अधिकारी हैं वो पॉलिटिकल लोगों के साथ में इस तरह से कॉन्स्पिरेसी करने लग जाते हैं, तो वो लोग फिर क्राइम की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और वो ज्यादा अपने लेकिन राजा जी एक सवाल का जवाब, फिर प्रतीक जी के पास जाऊं कि हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सबको उम्मीदवार जो है वो जिताऊ चाहिए, और जब उम्मीदवार पार्टियां चयन करती हैं उस समय वो सब भूल जाती हैं। उनके सामने ये होता है कि कौन जीतेगा। तो हम देखते हैं कि सदन में भी फिर वही लोग, उनमें बहुत सारी संख्या अब हमारे यहाँ सदन में भी है, मैं अब नाम तो क्या लूं, जिन पर तमाम किस्म के आरोप हैं, मामले चल रहे हैं। तो हमें अपने गिरेवा में भी तो झांकना पड़ेगा ना, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई दूसरी पार्टी हो। राजन जी। प्रतीक जी आप, मैं राजन जी आपसे फिर प्रतीक जी कि हम बेहतर व्यक्ति को टिकट दें, फिर जनता वो बात सही है। देखो अभी राजनीतिक रूप से
अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे, अच्छे लोग सरकार में होंगे, तो निश्चित रूप से उसका असर होगा। जैसा आप केंद्र में देख रहे हैं, आज इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे हरदीप पुरी हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, जयशंकर जी हैं, तो इस तरह के लोगों को लाया जा रहा है। ठीक। और धीरे धीरे उस राजनीति का सुधार पूरे देश में दिख रहा है, और विकास है वो भी पूरे देश में दिख रहा है। चलिए, और अब इसकी तस्दीक हम प्रतीक जी से करा लेते हैं। प्रतीक जी, सवाल ये है कि व्यवस्था भी यही रहनी है, कायदे कानून भी यही रहने हैं, पुलिस भी यही रहनी है, इन सारी चीजों का इस्तेमाल कैसे होता है? हम उम्मीद करें कि कांग्रेस अब जो जितना समय बचा हुआ है उसमें कुछ ऐसे मानदंड पेश करेगी जिससे ये जो 4-4.25 साल से आरोप लग रहे हैं उनमें कुछ तो कमी आएगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत ज्यादा आवाज करके लगाए जा रहे हैं और उनमें तथ्य इतने नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 2017 में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार थे उसमें अनुसंधान का समय था 435 दिन और आज के दिन में है 54 दिन। तो हमने अनुसंधान का समय कितना कम किया है आप देखिए। दूसरी बात, राजेंद्र जी कह रहे थे 1-2 नाम लोगों के गिना करके कि संसद में बड़े पाक साफ लोग हैं, तो ATR की रिपोर्ट है ये कि 90 जो इनके 60% जो MP हैं उनके ऊपर संगीन आरोप है। संगीन परसेंटेज आपकी पार्टी में भी आ जाएगा। नहीं है, आप तो मैं तो बता रहा हूँ, आप बता दीजिएगा मुझे। सभी पार्टियां देखिए, फिर सभी पार्टियों की बात एक जैसी है। नहीं, कोई दूध की धुली नहीं। तो आपको 60% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर जब अगर गंभीर आरोप लगे हुए, हमने तो देखा है ना, इसी देश का जो गृह राज्य मंत्री था उसके बेटा तो किसान पे जब गाड़ियां चढ़ा रहा था और उसको हटाया भी नहीं गया। पिता के रहते हुए बेटे के ऊपर पुलिस कैसे अनुसंधान करेगी? हम राजस्थान के संदर्भ, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का मॉडल तो राजस्थान को बिल्कुल नहीं चाहिए। हमने देखा बम बरसते हुए वहां पे, हम तो नहीं कर रहे, हम तो नाम कोई फॉलो नहीं कर रहे, कोई फॉलो नहीं कर रहे। प्रतीक जी नहीं कर रहे, बुलडोजर का फॉलो किया आपने? बिल्कुल नहीं किया हमने। और अगर आपको लगता है कि उत्तर अगर जैसे बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान में होम मिनिस्टर नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में कौन है होम मिनिस्टर? जहाँ 24 करोड़ जनसंख्या वहां कौन है होम मिनिस्टर? बताइए आप, अभिषेक कौन है वहां होम मिनिस्टर? बताइए ना मेरे को आप। बुलडोजर की नकल करने में बेचारे मकान मालिक का, अरे मध्य प्रदेश में नकल की थी और मध्य प्रदेश में नकल की थी राजेंद्र जी, मध्य प्रदेश में। चलिए हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे। प्रतीक जी, हम राजस्थान मॉडल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अपराध से कैसे हम, देखिए राजस्थान मॉडल, वो आप बताइए। अब आप सारे मॉडल पहले बताया कि जो महिला अत्याचार में जो अनुसंधान का दिन जो दिन थे 2017 में 435 दिन था, वो आज 54 दिन है। आप राष्ट्रीय औसत निकालेंगे पर किलोमीटर पे तो राजस्थान में क्राइम पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं उससे कम है। पर 1 लाख पॉपुलेशन की बात करेंगे तो कम है, लेकिन हाँ सुधार की जरूरत रहती है। और मुख्यमंत्री जी ने लास्ट दिनों में बोला है कि हम संगठित जो ठीक है, आपकी बात ठीक है। जब अपराध की बात आती है तो हमने सिर्फ बहस की शुरुआत सिर्फ इतने से विषय पर नहीं की थी कि महिला अत्याचार, पेपर लीक हो, बजरी माफिया हो, खनन माफिया हो, हम लगभग अब टॉप की पायदान पर ही हैं। बहरहाल हमारे साथ योगेंद्र जोशी जी हैं। जोशी जी, सवाल वही घूम फिर के कि हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, अभी भी हम मान के चलते हैं कि पुलिस हमारी अच्छी है, कानून व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगी? आप कोई सुझाव देना चाहें, क्योंकि अब थोड़ा हम अंत की ओर हैं। मैं ये सुझाव दूंगा साहब, और कई बार कह चुका हूं कि पुलिस को राजनीति से अलग किया जाए। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुलिस के IPS अधिकारियों को काम में नहीं लिया जाए। उन लोगों को स्वतंत्र रखा जाए कि वो अपने जिले और थानों को अच्छी प्रकार से चला सकें। जो अपराधियों पर कंट्रोल नहीं कर सके उन अधिकारियों को फील्ड में न लगाएं, और जैसे ही आप ये चीज कर देंगे वैसे अपराधों में कमी आ जाएगी। दूसरी बात रही है कि अनुसंधान तो करे पुलिस वाले और जिम्मेदारी ले राजनीतिक लोग, जबकि इनको कोई नॉलेज ही नहीं। आप देखिए कि कोटा के अंदर 400 मुकदमे थे महिलाओं से संबंधित। उनमें से महिला आयोग जब यहां से गया राजस्थान का कोटा में, तो उन्होंने 50 मुकदमे ऐसे पाए जिनमें 211 182 IPC की कार्रवाई उन्होंने करी जारी कि ये होना चाहिए। तो साहब उस महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उसके घर में धरना दे दिया। किसने दिया? उन लोगों ने दिया है जो वो कार्रवाई उन झूठे लोगों के खिलाफ नहीं करना चाहते। क्योंकि जब FR लगी गई है तो FR कैसे लगी, उसमें कई चीजें शामिल होती है। उसमें राजनीति शामिल होती है, उसमें परिवार वाले लोग शामिल होते हैं, मोहल्ले वाले लोग शामिल होते हैं, उसमें लड़की को समझाया धमकाया जाता है। ये सब चीज होने के बाद उसमें FR लगती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जल्दी से जल्दी पुलिस को स्वतंत्र करो,
पुलिस के अधिकारी नियुक्ति जो प्रणाली है वो स्वतंत्र रूप से हो। अधिकारी कांस्टेबल से लेकर के जो अनुसंधान के अधिकारी हैं, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, वो अपनी इच्छा से एसपी लगाए। अगर ये चीज जो आज से 20 साल पहले थी, अगर आप ला देंगे तो राजस्थान में क्या पूरे देश में ये इसी चीज की वजह से ये अपराध बढ़ रहा है, नहीं तो बहुत कम हो सकता है। जी ललित, बात बस इतनी सी है कि जो अब थाने के बाहर एक तख्ती टंगी रहती है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, आपको क्या लगता है कि अब पुलिस को क्या करना चाहिए? क्योंकि पुलिस पब्लिक फ्रेंडली वाला मामला है कि हम ये बात सुनते ही चले आए कि पुलिस से डर नहीं लगेगा, पुलिस से डर अब नहीं लगेगा, तो बात अपराधियों को लगना चाहिए। यहाँ तो जनता भी थोड़ी बहुत हिचकती है अभी। सर, मैंने कई बार थानों में देखा है कि अगर कोई पुलिस वाले बदमाश को पकड़ के लेके आते हैं तो उससे पहले तो उनके फोन आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये चल रहा है, इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो राजनीतिक संरक्षण की बात चल रही थी उस पर भी बहुत विचार करने की ज़रूरत है। कम से कम उन बदमाशों की सिफारिश तो ना की जाए जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों का मर्डर कर रहे हैं, और इस तरह की घटनाओं पे रोक लगाने की ज़रूरत है। पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए, मेरा मानना है। ललित, माफ करें प्रतीक जी, अब 1 मिनट है आपके पास। जैसी पुलिस, एक आदर्श पुलिस, तो देखिए आदर्श शब्द तो होता नहीं कुछ भी, लेकिन सभ्य समाज को जैसी पुलिस चाहिए वो कम से कम वो अपेक्षा सरकारों से रहती है, उस पुलिस को और बेहतर बनाए। देखिए, पुलिस को बेहतर बनाने का काम निरंतर जारी है राजस्थान सरकार में। और जैसा ललित जी ने कहा कि कई गुंडों के और उसके लिए फोन आए थे, तो मैं पुलिस से भी अपील करना चाहता हूं, अगर कोई ऐसे अपराधी के लिए फोन करता है तो उसका नाम उजागर किया जाए और बताया जाए कौन सा नेता किस क्रिमिनल के लिए फोन कर रहा है, तो सब जनता के सामने आएगा। अगले चुनावों में जनता उसको सबक सिखाएगी इस चीज के लिए। राजेंद्र जी, ये बातें तो प्रतीक जी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि जिस हिसाब से व्यवस्था अभी पिछले 4 साल में है, 16 पेपर किए, 16 के 16 पेपर लीक हो गए। तो ये आप देखिए कि नकल करने वाले लोग, पेपर लीक करने वाले लोग जब हमारी व्यवस्था के अंदर आएंगे, हमारे पुलिस विभाग में आएंगे, तो वो क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस की जो परीक्षाएं हो, नियुक्तियां हो, स्थानांतरण हो, पदोन्नतियां हो, उनको पर सब पे पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से हो। राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक हस्तक्षेप उसमें नहीं हो तो निश्चित रूप से सुधार होगा। जी योगेन जी, निष्पक्षता एक बड़ी चीज है, वो कैसे कायम हो? चाहे राजनीतिक दल हो, कायम तभी होगी भी, आप कह रहे थे कि राजनीतिक दबाव पड़े तो उसको उजागर किया जाए, तो ये जिम्मेदारी ले सकते हैं क्या? जैसे वो उजागर करेगा उसका ट्रांसफर दूसरे दिन ही हो जाएगा। आप देखिए कि एमएलए हैं, पार्षद हैं, ये जैसे ही इनकी जाति, धर्म और पार्टी से संबंधित व्यक्ति जैसे ही बंद हो जाता है, वैसे ही वहां के एमएलए वगैरह छुड़ाने चले जाते हैं और छुड़ा के ले आते हैं। और अगर जो डीवाईएसपी, जो इंस्पेक्टर कहना नहीं मानता, वो 24 घंटे से ज्यादा टिक नहीं सकता। तो ये चीज तो तब रुकेगी जब आईपीएस अधिकारियों को ये जिम्मेदारी देंगे कि अपराध आपको रोकना है, जाब्ता आपको लगाना है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये जिम्मेदारी तो राजनीतिक व्यक्तियों की है, पुलिस की थोड़ी है जिम्मेदारी कि वो उसको खोलेंगे, वो उसको बताएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, पुलिस एक संवैधानिक ताकत उस तरीके से तो है नहीं है कि जैसे चुनाव आयोग में एक टीएन शेषन आए, उन्होंने वही लागू किया जो उनको कहा गया था। पुलिस तो राज्य के अधीन रहेगी, सरकार के अधीन रहेगी। तो ऐसे में कोई भी आईपीएस अधिकारी वो तभी एक कदम आगे बढ़ा सकता है जब उसकी पीठ पर ये हाथ हो कि नहीं, आपको जो उचित लगता है वो आप करिए। वो तभी होगा जब ये राजनीतिक लोग उस पुलिस अधिकारी से पब्लिक को रिलीफ देने के लिए न्याय संगत कार्रवाई की आशा रखते हो, तो वो पुलिस अधिकारी करेगा। अगर राजनीतिक लोग उससे आशा ही नहीं रखते हो, वो ये सोचते हो कि भाई हमने तो एसपी लगा दिया, अब जाने इसका काम, जाने ये कैसे भी चलाए, तो नहीं होगा। फिर वो अपने हिसाब से कैसे चलाएगा? वहां पोस्टिंग डीवाईएसपी की ऊपर से हो रही है, एडिशनल एसपी ऊपर से ला रहे हैं। नहीं होता था पहले ऐसा। पहले एसपी की इच्छा के बिना एडिशनल एसपी नहीं लगते थे, क्योंकि एसपी के दोनों हाथ एडिशनल एसपी होते थे और वो जिले को संभालता था, एसएचओ कंट्रोल करते थे। अब आज ऐसी स्थिति है ही नहीं। सिपाही की पोस्टिंग, मैं देखता हूं सिपाही की पोस्टिंग भी ऊपर से हो रही है। बताओ फिर एसपी क्या करेगा? एक आईजी क्या करेगा? वो ये कहता है भाई मैं हेल्पलेस हूं, ये ऊपर से आते हैं, मैं इनका क्या बिगाड़ सकता हूं? और वो आते ही क्या करते हैं? धौलपुर के अंदर क्या हुआ, एक एएसआई ने एक डिप्टी पर रिवॉल्वर तान दी रेत के मामले में। अब बताओ एक एएसआई रिवॉल्वर कैसे तान देगा डीवाईएसपी पे? लेकिन वो तभी करते हैं जब उसके ऊपर प्रेशर होता है, राजनीतिक संरक्षण दे रहा है।
इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पुलिस प्रशासन या इस राजस्थान के समाज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो हमारे कहा जाए एक इच्छा शक्ति की, कि एक अच्छी तस्वीर बने आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। महान गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस का कहना है, बच्चों को शिक्षित करें तो आगे चलकर वयस्कों को दंड देने की जरूरत ही नहीं होगी। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कार्टून ऑफ द डे के साथ। कल फिर मुलाकात होगी। बने रहें पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार। राजस्थान पत्रिका की मुहिम का बड़ा असर।